ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है सर। क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। इससे पहले बच्चों आपने बोहर मॉडल पढ़ा हुआ था, और बेसिकली जो बोहर मॉडल हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया बच्चों, उन सब की स्टडी, जो वेव थ्योरी, वो सब हम पढ़ते हैं। उस सब की जो स्टडी हम लोग करते हैं सर, उसको हम पढ़ते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है ना। हम उस सब को काई में पढ़ते हैं सर, क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। समझ में आ रही होगी शायद सारे बच्चों को बात। मैंने आपको बताया बोहर थ्योरी आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, कोई कोई क्वेश्चन नहीं समझे क्या? अमृता, लास्ट में बेटा याद दिला देना है। अभी मैंने टॉपिक स्टार्ट कर दिया है, तो हम फिर उस पेज पे जाने पे थोड़ा सा और लग जाता है, तो अभी लास्ट में याद दिलाना बेटा, ठीक है ना। कल बताते हैं, अभी बताता हूँ। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बच्चों, मैंने आपको बताया कि इससे पहले सर हम लोगों ने बोहर मॉडल को पढ़ा, और उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ा सर हम लोगों ने। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ने के बाद सर हम लोगों ने जो है एक और मॉडल पढ़ा था, वेव थ्योरी पढ़ी हुई थी। और वेव थ्योरी पढ़ने के बाद अलग अलग और डिफरेंट टाइप की चीजें पढ़ी हुई थी। तो सर वो सब चीजें हमने क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ा। डी ब्रॉगली, इवन डी ब्रॉगली वेवलेंथ तक की सारी चीजें, डी ब्रॉगली वेवलेंथ तक की सारी चीजें सर हम लोगों ने कहाँ पे पढ़ी? क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ी हुई। दो मैकेनिक्स हैं, एक तो आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल हो गया। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल अब चलेगा इसके बाद। अभी तक आप डी ब्रॉगली वेवलेंथ तक जो भी सारी चीजें पढ़ी ना, वो सब आपने क्लासिकल मैकेनिक्स के अंडर में पढ़ी है ना। अब बच्चों क्या होता है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या बोला गया, आओ जरा जानने की कोशिश करते हैं सर। सर क्लासिकल मैकेनिक्स में ये बोला गया कि सपोज कोई एक पार्टिकल इस तरीके से है, सपोज कोई एक पार्टिकल इस तरीके से है। सर सपोज ये कोई एक पार्टिकल है, और बच्चों ये कोई एक पार्टिकल है, और ये पार्टिकल जब भी आप लोगों को पता है इधर से उधर इस तरीके से मूव करता है, इस तरीके से अपने डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन में ऐसे मूव करता है, तो मूव करने के बाद सर इसकी एक अपनी क्या हो जाएगी, एक वेलोसिटी हो जाएगी, एक वेलोसिटी होगी, और इसमें इसका एक पोजीशन होगा। तो सर एक पर्टिकुलर एट पर्टिकुलर टाइम में, एट ए पर्टिकुलर टाइम में, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में ये बताया गया कि सपोज ये कोई एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल में जब भी ये मूवमेंट करेगा तो एक फिक्स वेलोसिटी से और मूवमेंट करेगा, तो इसकी पोजीशन में कुछ चेंज आएगा। वो चेंज और वेलोसिटी में जो चेंज है और पोजीशन में जो चेंज है, दोनों को बच्चों एक पर्टिकुलर टाइम में हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। दोनों चीजों को हम बता सकते हैं। हम लोगों ने ये बताया कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है ना सर, क्लासिकल मैकेनिक्स इस बात को स्टडी कराता है, या इस बात को बताता है कि आपके पास ये कोई एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल अगर मूवमेंट कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया, और इसका पोजीशन में क्या चेंज आया एक पर्टिकुलर टाइम पे, आप दोनों बातों को बता सकते हैं। समझ में आई बात? और इससे पहले देखो, और इससे पहले बच्चों आपने क्या पढ़ा था? इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा था कोई एक पार्टिकल है, और इस पार्टिकल के साथ आप लोगों को बताया गया था मैंने, एक वेव कैरेक्टर एसोसिएटेड होता है ना। कोई एक पार्टिकल इस तरीके से है, और सर इस पार्टिकल में कोई एक वेव कैरेक्टर एसोसिएटेड होता है, और उस वेव को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? मैटर वेव के बारे में बोलते हैं। उस वेव को हम लोग क्या बोलते हैं सर? मैटर वेव में बोलते हैं। और बेसिकली सर ये मैटर वेव के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं बेसिकली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए यूज करते हैं इसको। इसके लिए यूज करते हैं सर, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए सर हम लोग इसको यूज करते हैं।
माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए सर हम लोग बच्चों इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। इस पार्टिकल में कोई एक वेव कैरेक्टर एसोसिएटेड होता है, उस वेव को हम लोग क्या करते हैं, उस वेव को हम लोग सर मैटर वेव के नाम से जानते हैं। बेसिकली सर ये जो पार्टिकल होगा ये हम लोग डील करते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे, हम लोग बच्चों इसकी डील करते हैं। यहां तक मैंने आपको बताया था और इस बात को हमने प्रूफ भी किया था डी ब्रोगली वेवलेंथ में, इस बात को प्रूफ भी किया था। ये कहां से प्रूफ हुआ था, वहां पे हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किए हुए थे, मैंने आपको बताए थे कौन कौन से एक्सपेरिमेंट थे। पहला हम लोगों ने इसको किया था, प्रूफ किया था इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट, जिसका नाम था सर, उस एक्सपेरिमेंट का नाम था इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट था। और वो पहले टाइप जो पहला टाइप का था वो था आपका एक्सपेरिमेंट था बच्चों डिविजन एंड जर्मर का एक्सपेरिमेंट था, डिविजन जर्मर एक्सपेरिमेंट आपका था। और सर दूसरा एक्सपेरिमेंट था आपका जेपी थॉमसन ने दिया था, जेपी थॉमसन का जो एक्सपेरिमेंट था, ये दोनों के दोनों एक्सपेरिमेंट आपने किए हुए थे। मैंने क्या बोला पहले ध्यान से सुनो, मैंने आपको बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब जो है इस तरीके से मूवमेंट करेगा, इसमें एक वेव कैरेक्टर एसोसिएटेड होता है, ये आपने पढ़ा हुआ था, डी ब्रोगली में बताया गया था, वेव कैरेक्टर एसोसिएटेड होता है। और सर ये वेव कैरेक्टर, इस वेव कैरेक्टर को जो है इस वेव को हम मैटर वेव बोलते हैं। और इस मैटर वेव के बारे में प्रूफ हमने दो एक्सपेरिमेंट किए हुए थे, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम था इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। पहला उसमें हम लोग बोल रहे थे डिविजन जर्मर का एक्सपेरिमेंट था, और दूसरा सर जेपी थॉमसन का एक्सपेरिमेंट था। बात समझ में आई क्या, ये बताया था ना हमने, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा था ना इसके बारे में, से यस और नो, से यस और नो, यस सर। सबने पढ़ा हुआ था, सबने पढ़ा हुआ था। अब सुनो 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 सुनो, अब आगे क्या हुआ सर, अब हुआ क्या, देखो एक क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जनरेट कहां से हुआ, मैं उसके बारे में अब बताऊंगा। हमने क्लासिकल मैकेनिक्स में ये सब चीजें पढ़ी हुई थी और ये सब बताया था उन्होंने, और उसके बाद हमने डी ब्रोगली के वेवलेंथ में थोड़ा सा चीजें जानी और बताया कि एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की स्टडी की। और सर इस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में, ठीक है ना, जो वेव लाइक बिहेवियर होता है सर, इसमें एक क्या होता है, इस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में सर एक वेव लाइक बिहेवियर होता है, ये हमने पढ़ा हुआ था बच्चों। और ये जो वेव लाइक बिहेवियर होता है ना, उसके कारण इस पार्टिकल में एक अनसर्टेनिटी जनरेट होती है, उसके कारण सर बच्चों इस पार्टिकल में एक अनसर्टेनिटी जनरेट होती है। अनसर्टेनिटी का क्या कॉज है, पार्टिकल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में मैंने आपको बताया कि वेव लाइक बिहेवियर होगा, वेव लाइक बिहेवियर होगा। और इस वेव लाइक बिहेवियर में अनसर्टेनिटी जनरेट होती है, अनसर्टेनिटी। और सर इस बात को, इन अनसर्टेनिटी जनरेट होती है, और जो अनसर्टेनिटी होती है पोजीशन और मोमेंटम में, समझ रहे हैं ना, जो अनसर्टेनिटी होती है पोजीशन और मोमेंटम में, वो किसके इक्विवेलेंट होती है, इक्विवेलेंट या ग्रेटर देन या इक्विवेलेंट h/4 पाई की इक्विवेलेंट होती है। इस बात को हमने जो है, समझ रहे ना, यहाँ पे पहले पढ़ लिया था, और इस बात को एक सही तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया था वर्नर हाइजेनबर्ग ने। समझ रहे हैं क्या सर, इस बात को आपने पढ़ा हुआ था, इस बात को किसने एक्सप्लेनेशन दिया था, वर्नर हाइजेनबर्ग ने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दे दिया था। मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ इस बात को क्या हुआ था। सुनो बच्चों, सुनो बच्चों, मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे जरा ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपके पास जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल था ना, इस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में एक वेव बिहेवियर आता है, और इस वेव बिहेवियर के कारण उस पार्टिकल में बच्चों अनसर्टेनिटी आती है। और ये जो अनसर्टेनिटी पोजीशन और मोमेंटम में होती है, और जो पोजीशन और मोमेंटम में सर अनसर्टेनिटी होती है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई के इक्विवेलेंट, h/4 पाई के इक्विवेलेंट होती है। अगर कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है तो पूछ लीजिए। अरे सबको क्लियर हुआ क्या, क्या बोला मैं, अरे सबको क्लियर हुआ क्या बेटा, यस सर। है ना। अब ये बात सर, ये पोजीशन एंड मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी आएगी, इस बात को किसने बोला, वर्नर हाइजेनबर्ग ने आप लोगों को बताया था, ये वर्नर हाइजेनबर्ग है।
है ना। क्यों उसमें अनसर्टेनिटी आ रही है? वेव बिहेवियर की वजह से उस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में अनसर्टेनिटी आती है। ये थोड़ा सा जो है ये नॉलेज के लिए ध्यान रखना है, समझ रहे हैं ना। ये सब चीजें हम लोगों ने यहाँ तक जो है ये थोड़ी सी चीजें क्लासिकल मैकेनिक्स में बताई गई थी। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़े जेबी थॉमसन और डेविसन एंड जर्मर का एक्सपेरिमेंट हुआ, और उससे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े धीरे धीरे। उसके बाद जो है पार्टिकल के वेव बिहेवियर की स्टडी की, और वेव बिहेवियर की स्टडी करने के बाद हमें पता लगा कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं सर, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में वेव बिहेवियर की वजह से एक अनसर्टेनिटी आ रही है। उसी सॉरी उसी अनसर्टेनिटी की वजह से बच्चों हम लोग बोलते हैं, वो जो अनसर्टेनिटी थी वो उस मैटर ऑब्जेक्ट के किसमें, पोजीशन और मोमेंटम में, या इक्वल टू और ग्रेटर देन था h/4 की। और सर इस बात को वर्नर हाइजेनबर्ग ने आपके लोगों के सामने एक्सप्लेनेशन करके दे दिया था, है ना। ये आप लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है ना। तो सर बेसिकली मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं, यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स का एक, ये तो सब सर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए पढ़ा हूं, छोटे से पार्टिकल की स्टडी कर रहा हूं। लेकिन सर क्लासिकल मैकेनिक्स का एक ड्रॉबैक था, ये ओनली फॉर यूज होता है मैक्रोस्कोपिक लार्ज साइज की। सर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए हम लोग सर इसको यूज करते हैं। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल का मतलब हो गया कि सर जी ये लार्ज साइज के पार्टिकल के लिए सर जी हम लोग इसको यूज करते हैं, है ना। सारोजा आप अपना वीडियो बंद करो बेटा, शाबाश, है ना। तो सर ये बेसिकली गाइस किसके लिए यूज हो रहा है? सर ये बेसिकली मैंने आपको बताया बच्चों, एक मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए यूज हो रहा है। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल का मतलब हो गया बड़े साइज के पार्टिकल की बात कर रहा हूं मैं, है ना। क्लासिकल मैकेनिक्स में आप लोगों को किसकी स्टडी करवाई गई? बड़े साइज के पार्टिकल, मतलब किसी मेटल पे आप इलेक्ट्रॉन को टकरा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन को टकराने के बाद वहां से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन वहां से सर बाहर निकल रहे थे क्या? ये सब चीजें आपने बच्चों वहां पे पढ़ी हुई थी। अब आप बोलेंगे सर ठीक है, अब देखो बच्चों एक बात बताओ, इस लेक्चर को घर में रिपीट जरूर करना, एक बार और जरूर देखना। ये मैं एक नॉलेज वाली बातें बता रहा हूँ आपको, समझ रहे हैं ना। ये बात आप कहीं भी देख लीजिएगा, कहीं भी पढ़ लीजिएगा, आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए जरूर इसको जो है घर में जरूर रिविजन करिए। Yes, sir. तो सर सबसे बड़ी और बेसिक बात मैं बता देता हूं कि सर जो आपका क्लासिकल मैकेनिक्स था, दिस क्लासिकल मैकेनिक्स डज नॉट डील्स। सबसे बड़ी बात यह है कि सर ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, इट डज नॉट डील्स विद, हम लोग बोलते हैं ये डील्स नहीं करता है विद माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। माइक्रोस्कोपिक छोटे से साइज वाले पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए सर ये बिहेवियर नहीं करता है, समझ रहे हैं क्या? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए सर ये बेसिकली सर यहाँ पे जो है बिहेवियर नहीं करता है। ठीक है ना सर, ये बेसिकली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए सर यहाँ पे यूज नहीं होता है। ठीक है ना, मतलब काम नहीं करता है बड़े लार्ज साइज के पार्टिकल के सर, ये बेसिकली सर यूज नहीं हो रहा है। और ये यूज नहीं हो रहा है तो बच्चों ये जो है, तो सर अगर ये यूज नहीं हो रहा है तो हमें एक ऐसे मॉडल को आप लोगों के सामने लाना पड़ेगा। सर मुझे एक ऐसे मॉडल को सर आप लोगों के सामने लाना पड़ेगा बच्चों। इस एक ऐसे मॉडल को सर आप लोगों के सामने लाना पड़ेगा जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे डील कर रहा था। सर जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे डील कर रहा था, ऐसे मॉडल को मुझे आपके सामने लाना पड़ेगा। तो जरा ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया कि बच्चों ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, ये छोटे से साइज वाले पार्टिकल पे जो है ना सर, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, इस छोटे से पार्टिकल के लिए आपका क्लासिकल मैकेनिक्स यूज नहीं होता है। तो अब हमें एक छोटे से माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए सर यूज करते हैं, एक नया मॉडल आता है। तो सर जो छोटे से पार्टिकल फॉर माइक्रोस्कोपिक, देखिए फॉर माइक्रोस्कोपिक मैं यहाँ पे लिख देता हूं, माइक्रोस्कोपिक मॉडल के लिए सर हम लोग क्या करते हैं, एक
एक मॉडल को माइक्रोस्कोपिक मॉडल के लिए या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए सर हम लोग क्या करते हैं, एक मॉडल को यूज करते हैं। सर वो मॉडल कौन सा था, आइए बच्चों उसके बारे में जानते हैं। माइक्रोस्कोपिक, स्मॉल, माइक्रो का मतलब छोटे से साइज वाले पार्टिकल के लिए सर हम एक मॉडल को यूज करते हैं, और उस मॉडल का नाम है सर, उस मॉडल का नाम है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। सर उस मॉडल को हम लोग एक बात बताते हैं सर जी, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के नाम से बात करते हैं, जबकि मैंने आपको बताया कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स था वो आपका माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए यूज नहीं होता है। सर अब आप ये बताइए सर, ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल मैंने आपको बताया माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए यूज होता है। सर इसमें जो है दो साइंटिस्ट का बहुत बहुत बड़ा हाथ है, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करने के लिए, इसके बारे में बताने के लिए दो साइंटिस्ट का बहुत बहुत बड़ा हाथ है। एक तो हमारे पास है बच्चों, एक तो हमारे पास है, ठीक है ना, वर्नर डब्ल्यू हाइजेनबर्ग। सर इस क्वांटम मैकेनिकल में सर एक तो सबसे बड़ा हाथ हमारे पास है वर्नर हाइजेनबर्ग, और दूसरा हमारे पास है एरविन श्रोडिंगर। सर दो साइंटिस्ट ने इस पे सर बहुत ज्यादा काम किया। वर्नर हाइजेनबर्ग के बारे में आपको पता है कि वर्नर हाइजेनबर्ग ने क्या बोला था, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर आप जो है उस पार्टिकल के मोमेंटम और पोजीशन में क्या चेंज आया, दोनों बातों को एग्जैक्टली आप मेजर नहीं कर सकते हैं। इस बात को किसने बोला था बच्चों, वर्नर हाइजेनबर्ग ने बोला था। उसके बाद इस दुनिया में इस आज तक के सबसे ज्यादा जो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में सबसे ज्यादा काम किया है एरविन श्रोडिंगर ने। एरविन श्रोडिंगर ने इस पे बहुत 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 ज्यादा काम किया है बच्चों। आओ देखते हैं कि सर एरविन श्रोडिंगर ने किस तरीके से काम किया है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एक इमेजिनेशन वाला मॉडल है, इमेजिनेशन वाला मॉडल है। किसी चीज को हम इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिन करके उसके बारे में बता रहे हैं, ऐसे मॉडल को आपको किसने दिया था, एरविन श्रोडिंगर ने दिया हुआ था। तो आइए सर जानते हैं कि श्रोडिंगर साहब ने कहां से शुरुआत की थी, श्रोडिंगर ने कहां से शुरुआत की थी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की, उसके बारे में बात करते हैं। समझ में आ रही ना बच्चों, बात मेरी समझ में आ रही ना, जो थ्योरी कह रहा हूं मैं आप लोगों से, समझ में तो आ रहा है ना सभी को। वेरी गुड। तो सर सुनो सुनो सुनो, देखो बच्चों, सबसे पहले जो श्रोडिंगर जी थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले जो है डी ब्रॉगली वेवलेंथ को जो है स्टडी की थी। सर इन्होंने सबसे पहले क्या किया, डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में देखा था। और बच्चों जो डी ब्रॉगली की वेवलेंथ थी, इन्होंने कहा था ईच पार्टिकल के साथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ में ये कहा था, जो ईच पार्टिकल होते हैं सर, ईच पार्टिकल के साथ इन्होंने कहा था एक कोई वेव, डी ब्रॉगली ने क्या बोला था, ईच पार्टिकल के साथ सर एक कोई वेव एसोसिएट होता है, एसोसिएटेड होता है। और ये जो कोई पार्टिकल है, इस पार्टिकल के साथ सर कोई वेव एसोसिएटेड होता है, और इस पार्टिकल का एक अपना मोमेंटम होता है, और दूसरा इसका अपना एक वेवलेंथ होगा। वेव कैरेक्टर एसोसिएट होगा तो इसका एक अपना वेवलेंथ होगा, मोमेंटम होगा। और सर जो वेवलेंथ होगा वो जो है आपका प्लैंक कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम के इक्विवेलेंट होता है। इस बात को डी ब्रॉगली ने आपके सामने कह दिया था, है ना। इस बात को, अभी ऑडियो चालू है क्या बेटा उसका, अभी कहाँ आ रही है आवाज, थोड़ी ना आ रही बेटा उसकी, उस लड़की की आवाज कहाँ आ रही है। आप लोगों को आ रही है क्या, मुझे तो नहीं आ रही है बच्चों। बंद है ना उस लड़की का आवाज, सरोज का जो है बंद तो है ऑडियो। यस सर। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो ध्यान से सुनो बच्चों, वो लड़की शायद न्यू आई है, न्यू स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, जो भी बच्चे न्यू आ रहे हैं ओल्ड लेक्चर को जरूर देखिए बच्चों। वीडियो लेक्चर हमारे पास है, सार्थक पाटिल भी नया लड़का लग रहा है मुझे, है ना। तो बच्चों जो भी नए नए बच्चे आ रहे हैं, ये चैप्टर कुछ दिनों में खत्म होने वाला है। हो सकता है आप लोगों को जो है, हो सकता है आप लोगों को परेशानी हो रही होगी, तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ये बीच में आ गए हैं आप लोग, तो धीरे धीरे समझने की कोशिश करिएगा,
समझ रहे हैं ना, क्योंकि हमारे पास ये अब ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद न्यू चैप्टर आपको बढ़िया से समझ में आएगा, इसलिए इसको थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करिए। और जो भी नई चीजें हैं, पुरानी चीजें हैं बच्चों, उसका वीडियो लेक्चर जरूर देखिएगा। समझ रहे हैं? चलो, तो सर डी ब्रॉगली ने बोला था ईच पार्टिकल के साथ सर कोई ना कोई एक वेव कैरेक्टर एसोसिएट होता है, और सर उस वेव कैरेक्टर का अपना एक मोमेंटम होता है, और एक मोमेंटम होता है और अपना एक वेवलेंथ भी होता है सर। जो वेवलेंथ होता है, और सर जी जो वेवलेंथ होता है लैम्डा, वो h अपॉन प्लैंक कांस्टेंट अपॉन किसके इक्विवेलेंट होता है? मोमेंटम के इक्विवेलेंट होता है। ये आपने पढ़ा था। पुराने लेक्चर क्लियर नहीं दिखते, मतलब मैं समझ नहीं रहा हूं यार। राजनंदिनी कह रही कि सर पुराने लेक्चर क्लियर नहीं दिखते हैं। बेटा कैसे नहीं दिखते हैं, कुछ बताओगे क्या? क्या दिक्कत आ रही है बेटा उनमें, बोलो। आप क्या करिए ना, वीडियो का रिजोल्यूशन बढ़ा के देखिए, वीडियोस का रिजोल्यूशन बढ़ा के देखिए, तो राजनंदिनी आपको दिखेगा बेटा वो है ना, रिजोल्यूशन बढ़ा के देखिए, पक्का दिखेगा, है ना सर। तो ये आपका जो वेवलेंथ होता था, ये पढ़ा था। अच्छा, ये बात आपने पढ़ी थी क्या, लैम्डा अपॉन एच अपॉन पी? क्या सब बच्चों ने इसको पढ़ा था? से यस और नो, आप लोग मुझे बताओ बच्चों, क्या आप सब लोगों ने ये बात पढ़ी थी क्या जो मैं बता रहा हूँ? सबने पढ़ी थी ये? अथर्व पढ़ी थी क्या? यस सर। ओके, यस सर। सब लोग बताओ भाई, सबको पता है ना? ओके ओके ओके, हाँ सर। तो सभी ने पढ़ी थी। वेरी गुड बच्चों, मतलब सभी ने ये बात पढ़ी थी। लेकिन बच्चों उस टाइम पे इसके बारे में हमने कहा था 2 एक्सपेरिमेंट हो गए थे, और उस एक्सपेरिमेंट से ये जो इक्वेशन था ये पूरी तरीके से सही निकल गया था। वो एक्सपेरिमेंट है, आपको मैंने बताया था बच्चों, वो एक तो आपका डेविसन एंड जर्मर का एक्सपेरिमेंट था। फर्स्ट टाइप का जो एक्सपेरिमेंट था वो डेविसन एंड जर्मर का एक्सपेरिमेंट था, और दूसरा टाइप का आपका एक्सपेरिमेंट था जेपी थॉमसन का एक्सपेरिमेंट था। सर सेकंड एक्सपेरिमेंट इज द लाइक दिस है जेपी थॉमसन। हालांकि इन दो लोगों ने जो है इस बात को बिल्कुल, इन दो साइंटिस्ट ने इस बात को क्लियर कर दिया था कि डेविसन एंड जर्मर एंड जेपी थॉमसन ने इस बात को एक्सपेरिमेंट में क्लियर कर दिया था कि ये परसेंट, ये जो इक्वेशन है ये बिल्कुल उन्होंने कहा था 100% सही है। लेकिन बच्चों मैं आपसे ये बता देता हूं कि ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरीके से, हालांकि ये पूरी तरीके से सही नहीं थी, नॉट कंप्लीटली ट्रू। अब आप बोलेंगे नहीं, पूरी तरीके कुछ सही थी, 50% सर ये इक्वेशन सही थी, और लेकिन पूरा 100% नॉट ट्रू। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि सर ये जो इक्वेशन यहाँ पे आई थी ना, सर ये जो इक्वेशन थी उस टाइम पे, ये पूरी तरीके से सही नहीं थी। अगर ये इक्वेशन पूरी तरीके से सही होती तो हमारे पास आज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ही नहीं आता। सर इवन इसमें क्या प्रॉब्लम आई, ये सही तरीके से, पूरी तरीके से सही प्रूफ नहीं हुई, हालांकि इसके साथ कुछ प्रॉब्लम आई थी, इसके जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में। सर इस इक्वेशन के सर मैथमेटिकल कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आई थी। सर इस इक्वेशन के मैथमेटिकल कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आई थी, और उस प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए एरविन श्रोडिंगर ने एक नई इक्वेशन दी थी, और उस इक्वेशन को बच्चों आज भी जानते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन के नाम से जानते हैं। इस समझ रहे हैं ना, इस इक्वेशन की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, समझ रहे हैं ना, एरविन श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दी थी। ठीक है ना, तो एरविन श्रोडिंगर ने क्या किया, जो यहाँ पे वेवलेंथ था, जो डी ब्रॉगली ने वेव कैरेक्टर, पार्टिकल ऑब्जेक्ट के वेव कैरेक्टर के साथ एक वेवलेंथ दिया हुआ था, ऑब्जेक्ट के वेव कैरेक्टर के साथ एक वेवलेंथ दिया था, उसी को मॉडिफाई कराया था। समझ में आ रही बात क्या? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की शुरुआत कहां से हुई थी? डी ब्रॉगली की जो वेवलेंथ थी, उस वेवलेंथ में एरविन श्रोडिंगर ने कुछ मॉडिफिकेशन किया था, उस मॉडिफिकेशन के बेस पे जो है हमें जो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की शुरुआत हुई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो यस, से यस और नो? यस सर। रिपीट कीजिए सर। ओके, एवरीवन इज गेटिंग? ओके, तो ठीक है सर, वेरी गुड बच्चों।
सर ये सब चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बात मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूँ कि सर जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की शुरुआत हुई थी वो डी ब्रोगली के वेवलेंथ से ही शुरू किया गया था। तो सर डी ब्रोगली के वेवलेंथ से शुरू किया गया था। तो सबसे पहले क्या किया एरविन श्रोडिंजर ने, सबसे पहले सर इसमें किसमें कौन आए, इसमें कुछ मॉडिफाई किया, इसमें कुछ मॉडिफाई किया, किसने मॉडिफाई किया, एरविन श्रोडिंजर। E. Schrodinger. This is the Erwin Schrodinger. Erwin Schrodinger is the main, हम लोग बोल सकते हैं मेन साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बारे में बात करने की कोशिश की। उन्होंने इस बात को बताया कि उन्होंने कहा कि आपके पास जो है जो ये डी ब्रोगली की वेवलेंथ थी इसमें जो है 100% जो है, इन्होंने कहा ये बात सही नहीं है, इसके मैथमेटिकल कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही थी और मैथमेटिकल कैलकुलेशन में जब प्रॉब्लम आई तो श्रोडिंजर ने क्या किया, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया और श्रोडिंजर ने सर यहां से इस वेव कैरेक्टर से एक नया फंक्शन निकाला। सर इस वेव कैरेक्टर से एक न्यू फंक्शन जनरेट किया था। श्रोडिंजर ने क्या किया, इस वेव कैरेक्टर से एक नया फंक्शन जनरेट किया था। समझ रहे हैं क्या, इसमें कुछ थ्योरी नहीं है, ये बस आपके माइंड में होनी चाहिए बात जो है। यही नीट जेई में ऐसी बीच बीच की चीजें पूछी जाती है बच्चों, ये बीच बीच की चीजें सर इस नीट जेई में पूछी जाती है। तो जब इस बीच बीच की चीजों को इस नीट और जेई में पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना। तो न्यू फंक्शन जनरेट किया सर वेव कैरेक्टर से, श्रोडिंजर ने क्या किया, एक न्यू फंक्शन को जनरेट किया और उस न्यू फंक्शन को नाम दिया बच्चों इन्होंने वेव फंक्शन। सर उस न्यू फंक्शन को क्या नाम दिया सर, वेव फंक्शन। और उस वेव फंक्शन को हम लोग किस नाम से इंडिकेट करते हैं, साई। साई इज द ग्रीक टर्म, दिस इज द साई। समझ रहे हैं क्या, PSI ऐसे लिखते हैं ना, इसमें P साइलेंट होता है, साई। साई इज द ग्रीक टर्म। और सर ये साई क्या है, ये सर आपका एक न्यू फंक्शन है, वेव फंक्शन है। इस वेव फंक्शन को हमने वेव कैरेक्टर से निकाला था। अरे समझ में आ रहा है क्या, ये त्रिशूल जैसा जो दिख रहा है ना आप लोगों को, ये त्रिशूल आपका सर यही। Yes, sir. ओके सो गाइज आपको समझ में आया ना मैं क्या बोला है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो सर कोई दिक्कत नहीं, तो सर ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई बताओ भाई। मैंने आप लोगों को क्या बोला बच्चों कि सर ये न्यू फंक्शन जनरेट किया गया था, इस न्यू फंक्शन को हम लोग वेव फंक्शन के नाम से जान रहे हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को समझने में है तो बोलो। No, sir. इस वीडियो No, को दो बार sir. देखना है, 2 बार देखना है बेटा, 2 बार देखना है, 2 बार देखना है Yes, sir. बच्चों। क्योंकि सर ये बीच की जो मैंने ओरल चीजें बताई है, इस ओरल चीजों को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। क्योंकि सर ये बात नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जामिनेशन में आपने देखा होगा 45 क्वेश्चन नीट में आते हैं, 45 में से 38 क्वेश्चन इस बार तो कम आएंगे, इस बार तो चेंजिंग है। चेंजिंग क्या है, 15 क्वेश्चन। आपको पता है ना पैटर्न कैसा आएगा एग्जाम का, पता है क्या, अरे पता है, No, sir. पैटर्न चेंज हो गया है, पैटर्न चेंज हो गया है। कोई बात नहीं, अभी तो बहुत समय है आपका, कोई दिक्कत नहीं, आपको पता लग जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। तो होता क्या है बच्चों कि 38 37 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो सिलेबस से आते हैं, बाकी के 5-7 क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना
जो मतलब टीचर भी नहीं बताता है, वो बस आपको एक लॉजिक लगाना है, कुछ चीजों को लॉजिक लगा के वहीं पे सॉल्व करना है। आपके इवन केमिस्ट्री से ही वो क्वेश्चन आएंगे, लेकिन सर वो क्वेश्चन लॉजिक लगा के उनको सॉल्व करना पड़ता है। जो बच्चा उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है तो वही 100% होता है, वो बिल्कुल 100% मार्क्स लाता है। क्यों सर? वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, उनपे लॉजिक लगाया जाता है। लॉजिक का मतलब होता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, ग्रुप में डाला था। हाँ डाला था बेटा ग्रुप में मैंने। तो सर वो जो क्वेश्चन होते हैं ना सर, जो लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं ना, तो वो सब ऐसी जो ये थ्योरी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इन चीजों को देख के, इन चीजों को समझ के जो है, इनसे कंक्लूजन निकाल के वहां पे ऑन द स्पॉट आपको वहीं पे सॉल्व करना होता है। उनके बारे में आप ना घर से जानते हैं कहीं से नहीं, बस आपके माइंड में नॉलेज होता है, नॉलेज की वजह से आप उसको सॉल्व कर पाते हैं। तो वो सब यही चीजों से आते हैं, ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होते हैं। समझ रहे हैं क्या? तो सर आपके पास, मैंने आपको बताया बच्चों, सर आपके पास एक वेव फंक्शन आ गया है। आपके पास क्या आया सर? एक वेव फंक्शन आ गया है। और सर इस वेव फंक्शन को आप काई से इंडिकेट कर रहे हैं? साई से इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है ना सर? ये जो साई है, ठीक है ना, ये साई सर एक सिंपल फंक्शन नहीं है। समझ रहे हैं क्या? नॉट सिंपलेस्ट फंक्शन। बच्चों ये साई जो है एक सिंपल फंक्शन नहीं था। जैसा ये बड़ा सिंपल दिख रहा है ना आप लोगों को, ये सिंपल नहीं था। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। सर ये एक काफी कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। और सर हम लोग ये बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स फंक्शन का ये मीनिंग हो गया सर, कॉम्प्लेक्स फंक्शन का ये मीनिंग हो गया सर, ये एक फंक्शन ऑफ आई है। मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने, फंक्शन ऑफ आई है। आई का मतलब हो जाएगा सर एक इमेजिनरी नंबर हो गया, मतलब एक इमेजिनरी नंबर हो गया। ये मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा बच्चों आप लोगों ने। ये एक इमेजिनरी नंबर था, और इमेजिनरी नंबर का आई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? √-1। √-1 का मतलब समझ रहे हैं ना? एक कोई रियल फंक्शन नहीं है ये, समझ रहे हैं ना? नॉट रियल फंक्शन, एक काफी कॉम्प्लेक्स फंक्शन था। समझ रहे हैं क्या कि सर ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स फंक्शन था। और हम लोग इस फंक्शन को क्या बोल रहे हैं सर? एक इमेजिनरी फंक्शन भी बोल रहे हैं, नॉट रियल फंक्शन। सर इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? रियल फंक्शन नहीं है ये, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, और इमेजिनरी फंक्शन हम लोग बोल रहे हैं। इसकी वैल्यू √(i) होती है। क्या ये मैथमेटिक्स में पढ़ा है ना आप लोगों ने? बताओ पढ़ा क्या? फंक्शन के बारे में पढ़ा है या नहीं पढ़ा? बोलो। यस सर। सब ने पढ़ा होगा ये सब, ये तो बेसिक चीजें पढ़ाई जाती मैथ, ठीक है ना? तो सर ये आपका एक बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शन था, इसके बारे में हम आसानी से नहीं कर सकते। सर इस फंक्शन को डिटरमाइन करने के लिए इसका एक रिजल्ट निकाला था। इस फंक्शन का सर श्रोडिंजर साहब ने एक रिजल्ट निकाला था। सर इस फंक्शन का एक रिजल्ट निकाला था। और उस रिजल्ट को कैसे निकाला था? उस रिजल्ट को सर इन्होंने श्रोडिंजर इक्वेशन से निकाला था। सर उस रिजल्ट को इन्होंने कहां से निकाला था बच्चों? श्रोडिंजर इक्वेशन से सर उस रिजल्ट के बारे में इन्होंने बताया था। समझ रहे हैं ना? श्रोडिंजर इक्वेशन, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन निकला था, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन निकला था, वो प्रॉपर, वो क्या कर रहा था? गिव्स प्रॉपर इंफॉर्मेशन ऑफ साई। साई का क्या दे रहा था? प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे रहा था। अरे समझ में आई बात या नहीं आई? बोलो हाँ या ना, बोलो रे बच्चों, हाँ या ना? यस सर। कोई दिक्कत किसी को है तो बोलो भाई। नो सर। कर लेंगे आप लोग या नहीं? है ना? तो सर ये आपको मैंने बताया, ये एक प्रॉपर फंक्शन नहीं था। और इस फंक्शन का पूरा जो रिजल्ट आया था सर, समझ रहे हैं ना सर? इस
फंक्शन का जो रिजल्ट आया था बच्चों, इस फंक्शन के रिजल्ट को जो है श्रोडिंजर ने एक इक्वेशन दी थी, उस इक्वेशन को श्रोडिंजर इक्वेशन के नाम से जानते हैं। आजकल एक बात है, बच्चे कम क्यों आ रहे हैं, मतलब काफी कम हो गए हैं, क्यों बच्चों, कोई दिक्कत हो रही है क्या आजकल उधर, बताओ। No, sir. नो कुछ सर। कुछ दिक्कत हो रही है क्या, स्कूल में काम चल रहा है क्या, कुछ एडमिशन का काम चल रहा है क्या? No, sir. हाँ कुछ, क्योंकि एक्चुअली मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे पहले तो काफी ज्यादा आ रहे थे, अब थोड़ा सा आजकल कम हो गए हैं, कुछ वहां पे हो सकता है कुछ दिक्कत तो नहीं चल रही है। नो सर। ओके चलो कोई बात नहीं भाई, जो जो पढ़ेगा वो देखेगा, पढ़ना तो सभी को है भाई, देखो जो 11th में आएगा उसको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आज पढ़ो। अच्छा, फॉर्म फॉर्म एडमिशन प्रोसीजर चालू है। एक्चुअली क्या है ना भाई, जो आज आए या कल आए, हाँ आते हैं फिर चले जाते हैं, आते हैं फिर चले जाते हैं, एक्चुअली ये डेली होता है। 52 पहले तो ज्यादा आते थे, पहले 62 तक आते थे, कभी 65 आ रहे थे, है ना, कभी कभी 70 भी आते थे कभी। तो आजकल क्या हो रहा है कि बच्चे काफी कम आ रहे हैं, एक दो दिनों से, 2-3 दिनों से ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो क्या पता, ऐसा तो नहीं कि बच्चों को कम समझ में आ रहा है, कम समझ में तो नहीं आ रहा है ना आप लोगों को? No, sir. नो सर। हाँ तो एक्चुअली क्या है, जिस बच्चे को 11th में पढ़ना है ना सर, तो सर 11th वाले बच्चे को ये पढ़ना ही पड़ेगा, अगर आपको पढ़ना आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन तो ये पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं पढ़ोगे। तो सर जब ये पढ़ना पड़ेगा तो इसको टाइम से क्यों ना पढ़ रहे हैं बताओ, समय पे ये पढ़ा हुआ रहेगा, चीजें आसान होती रहेंगी ना आगे, ये इसका फायदा होता है। और फिर उसके बाद स्टूडेंट मैक्सिमम क्या बोलते हैं कि आप लोग परफॉर्मेंस नहीं ला पा रहे हैं, या आपके मार्क्स सही से नहीं आ पा रहे हैं। मार्क्स का डिटर्मिनेशन इसी स्टेप से शुरू होता है, यहीं से बच्चों मार्क्स कम आ रहे हैं या ज्यादा आ रहे हैं, ये यहीं से शुरुआत होती है इसकी, कम क्यों आ रहे हैं वो यहीं से होता है। बेसिक चीजें आप लोग नहीं पढ़ते हैं, और बच्चों को लगता है कि जैसे 10th तक पढ़ा हुआ है आसानी से सब आ जाएगा समझ में, ऐसा नहीं है, यहाँ बहुत डिफरेंट है, डिफरेंस बहुत ज्यादा है यहाँ, समझ रहे हैं क्या, ध्यान रखना है। तो Yes, चलिए कोई sir. नहीं, तो मैं आप लोगों को क्या बता रहा था सर, मैं आप लोगों को क्या बता रहा था, मैंने आपको बताया बच्चों, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन आपके पास मैंने दिया था, और जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है सर वो साई आपको दे रहे थे, वो साई जो है सर आपको एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे रहा है, समझ रहे हैं ना, एक प्रॉपर श्रोडिंजर इक्वेशन से जो है इसका जो सॉल्यूशन निकला था, इस सॉल्यूशन से जो है साई के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन आया था। एक मिनट बच्चों में
ओके गाइस, एक्चुअली थोड़ा सा कुछ काम पड़ गया था। ओके ओके गाइस, थोड़ा सा कुछ काम पड़ गया था। या ठीक ठीक ना।
ओके, चलो 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 चलो, ठीक ठीक। तो सर मैं आप लोगों को क्या बता रहा था बच्चों, मैंने आपको बताया था कि सर यहाँ पे जो श्रोडिंजर ने एक वेव इक्वेशन निकाली थी, साई, जिसका नाम हम लोग बोले थे साई। सर इस साई को हम लोग वेव फंक्शन के नाम से जान रहे थे। सर ये जो वेव फंक्शन था सर ये आपका जो यहाँ पे सर ये हमारे पास यहाँ पे बच्चों जो वेव फंक्शन था ये बहुत इंपॉर्टेंट था। सर ये वेव फंक्शन क्यों क्या था सर, इसका जो प्रॉपर इक्वेशन और प्रॉपर सॉल्यूशन जो दिया था सर, उस सॉल्यूशन को किसने दिया था, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन ने दिया था। सर वो जो श्रोडिंजर की वेव इक्वेशन थी वो क्या इक्वेशन थी सर, जरा देखिए। इस वेव इक्वेशन से हमें पता लगा, प्रॉपर इंफॉर्मेशन साई का पता लगा था। इसमें हमें बताया गया था, ठीक है ना, हमें इसमें जो है स्टेबिलिटी ऑफ क्या क्या इससे पता लगा था। सबसे पहली बात तो सर इसमें हमें पता लगा था स्टेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में पता लगा था, फर्स्ट। सर दूसरा हमें पता लगा था एनर्जी के बारे में पता लगा था। तीसरा हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग सर हमें पता लगा था, ठीक है ना। और सर इसके बाद हमें पता लगा था प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, हमें पता लगा था शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता लगा था। श्रोडिंजर इक्वेशन से सर हमें किन किन बातों का पता लगा, सबसे पहली बात इस इक्वेशन से हमें साई के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन पता लगी, और साई हमें किन किन चीजों का नॉलेज कराता है वो पता लगा। पहले हमें पता लगा स्टेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पता लगा, दूसरा हमें पता लगा एनर्जी के बारे में पता लगा, तीसरा हमें पता लगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पता लगी, और चौथा सर इसमें पता लगा शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पता लगा। इलेक्ट्रॉन के शेप के बारे में भी सर हमें यहां से पता लग गया था, ठीक है ना। आप देख रहे हैं सर यहां से हमें इलेक्ट्रॉन के शेप के बारे में भी सर यहां से हमें पता लगा। तो ये सब चीजों का हमें जो है इस इक्वेशन से पता लग गया था। अब बच्चों ये इक्वेशन क्या है, आपके सिलेबस में नहीं है, बट इसको ये क्या था मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, समझ रहे हैं क्या। मैं इस इक्वेशन क्या थी वो मैं आपको बता देता हूँ। ये श्रोडिंजर की जो इक्वेशन थी वो क्या थी वो आपको बता देता हूँ। आपके सिलेबस में नहीं है सर, बस थोड़ा सा इसके बारे में है वो मैं लिख देता हूँ। तो आपके पास है डी स्क्वायर ऑफ साई, एक मिनट है, डी स्क्वायर ऑफ साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस दूसरा था डी स्क्वायर ऑफ साई अपॉन डी वाई स्क्वायर, प्लस दूसरा हमारे पास था सर डी स्क्वायर ऑफ साई अपॉन डी जेड स्क्वायर, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर इंटू ई माइनस बी साई इक्वल टू 0। सर ये इतनी बड़ी इक्वेशन श्रोडिंजर ने दिया था, इसका डेरिवेशन बच्चों आपके सिलेबस में नहीं है, बस मैं आपको अलग अलग उससे बता दे रहा हूं। सर ये इक्वेशन श्रोडिंजर ने दिया था। सर इसमें साई तो आप लोग जानते हैं कि ये क्या है सर, वेव फंक्शन है। सर यहाँ पे साई तो आपका वेव फंक्शन है एट कहा, एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट में, समझ रहे हैं क्या। अलग अलग कोऑर्डिनेट में साई क्या है सर, यहाँ पे वेव फंक्शन है। और सर हम बोलेंगे डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर ऑफ साई ऐसे लिखिए, डी एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, डी स्क्वायर का मतलब सेकंड डिफरेंशियल डेरिवेटिव,
सर इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? सेकंड डिफरेंशियल डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव एट एक्स कोऑर्डिनेट्स। सुनो रे बच्चों, क्या बोला हूं मैं? साई का मतलब हो गया वेव फंक्शन एट एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स। डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मतलब सेकंड डिफरेंशियल डेरिवेटिव एट एक्स कोऑर्डिनेट। डी स्क्वायर साई अपॉन वाई स्क्वायर का मतलब सेकंड डिफरेंशियल डेरिवेटिव एट वाई कोऑर्डिनेट। डी स्क्वायर साई अपॉन जेड डी जेड स्क्वायर का मतलब सेकंड डिफरेंशियल डेरिवेटिव एट जेड कोऑर्डिनेट। अलग अलग कोऑर्डिनेट में साई की वैल्यू को, एक एक्स कोऑर्डिनेट में, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट में, तीसरा जेड कोऑर्डिनेट में साई की वैल्यू को एक्सप्लेनेशन किया था सर। वो जो है उसका कंक्लूजन, वो जो इक्वेशन थी वो यहाँ पे आई थी और इस इक्वेशन के बेस पे इतना ये कुछ आया था। कभी कभार ये आपके सिलेबस में नहीं है, मैंने ऐसे ही लिख दिया। क्या यहाँ तक कुछ दिक्कत आई किसी बच्चे को? तो बोलो। No, No, sir. sir. अच्छा रिपीट करता हूँ No, sir. जैसे मैंने कहा ना, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब सेकंड डिफरेंशियल डेरिवेटिव, ये तो डिफरेंशियल में है, डिफरेंशियल का मतलब डिफरेंशियल डेरिवेटिव एट एक्स कोऑर्डिनेट में हो गया। डी स्क्वायर ऐसे अगर मैं लिखूंगा डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड डी वाई स्क्वायर, तो वही बोलेंगे सेकंड डिफरेंशियल डेरिवेटिव एट वाई कोऑर्डिनेट्स। और ऐसे ही लिखूंगा डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर, तो वही बोलेंगे सेकंड डेरिवेटिव डिफरेंशिएट, समझ रहे हैं ना, सेकंड डिफरेंशियल डेरिवेटिव एट जेड कोऑर्डिनेट। तो अलग अलग कोऑर्डिनेट में सर ये वैल्यू आई थी। तो श्रोडिंजर ने इसको जो है एक्स वाई और जेड तीन कोऑर्डिनेट में इस वैल्यू को एक्सप्लेनेशन किया। यहां तक कोई दिक्कत किसी को तो है? तो बोलो। No, sir. चलो बच्चों No, आज sir. आज चलो बच्चों आज के लिए इतना काफी है, ठीक है ना? और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो बच्चों, और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। No, No, sir. sir. बोले बेटा शाबाश। कोई दिक्कत अगर किसी को है तो आप लोग घर में पढ़ रहे हैं ना सब लोग? है ना? अच्छा अमृता कुछ कह रही थी, कुछ क्वेश्चन में दिक्कत आई थी कह रही, क्या दिक्कत आई थी अमृता? अमृता आप कुछ कह रहे थे कि सर कुछ क्वेश्चन में दिक्कत आई थी।